हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। और आज हम सभी सीखने वाले हैं फार्मूला सीरीज में बच्चे हम लोग अभी एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग रेखा और कोण से रिलेटेड जो भी गुणधर्म थे वो सीखे थे। आज बच्चे हम लोग सीखने वाले त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म, और ये लेक्चर 2 है। ये सभी परीक्षाओं में, वो चाहे कंपटीशन क्लासेस हो या फिर एकेडमिक क्लास जो हमारी चलती है, उसमें भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री में सीखने वाले हैं यहाँ पर त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म। और ये आकांक्षा क्लासेस पर आपको ये लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ज्योमेट्री बच्चे, ज्यामिति। और ज्यामिति में हम बात करें यहाँ पर आज त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म के बारे में हम लोग आज जानकारी करने वाले हैं, सीखेंगे त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दिया गया क्या कि ज्यामिति को 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें हमने रेखा और कोण पर बात कर ली है। ये लेक्चर आपको आकांक्षा क्लासेस पे मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे त्रिभुज ट्रायंगल पर बात करेंगे। और ट्रायंगल में आज इस लेक्चर में इस बात को करेंगे कि जो इसके गुणधर्म दिए गए, जो इसके प्रॉपर्टी दी गई, उस पर बात करेंगे। और इससे क्षेत्रफल से रिलेटेड अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो और उसके बाद में भी क्वाड्रिलेटरल भी इसके बाद में किया जाएगा, और पॉलीगन इसके बाद में बहुभुज हो जाएगा, और सर्कल हो जाएगा। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। यहाँ पे 5 भागों में विभाजित किया गया। आज बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? त्रिभुज पर। त्रिभुज के जो मूलभूत गुणधर्म है और उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए चलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी की तरफ। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिया गया है क्या कि ये है त्रिभुज हो गया। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज ए बी और सी दिया गया है। तो ये ए बी सी दिया गया, तो यहाँ क्या बताया गया कि 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से, तो त्रिभुज की बात क्या, किसी समतल पर ऐसी वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई होती है, जिसमें बच्चे 3 कोण होते हैं और 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। ये जो यहाँ पर ये है, ये शीर्ष हैं। तो किसी समतल पर 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं और 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिभुज। तो आप समझ पा रहे होंगे, किसी समतल पर 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाएगा? त्रिभुज बोला जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म है, और इसमें से सबसे पहला जो यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया गया है, इसमें यह बताया जा रहा है क्या कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कहीं पर भी कैसा भी त्रिभुज ले लीजिए, और ये वाला कोण और ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा? 180 आएगा। यानी कि जो कोण ये ए है, और प्लस यहाँ पे कोण जो आपका बी दिया गया है, और प्लस ये कोण आपका जो सी दिया गया, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा? 180 का। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज की सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर है। और हम दूसरी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये क्या कहा जा रहा है कि ये भुजा जो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए सी और यहाँ पे जो बी सी दी गई, तो यहाँ बताया गया कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। यानी कि जो ये बच्चे ए बी है, ये बराबर है किसके? ये बी सी के बराबर है। तो जब ये बराबर है तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये डबल यहाँ पर डैश इस प्रकार से लगा हुआ है। तो यहाँ इस बात को ये इंडिकेशन कर रहा है कि ये वाला जो साइड है यहाँ पर, ये इक्वल है इस साइड के। तो अब इस प्रॉपर्टी में ये आपको सीखना है कि जब भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जो ये वाला कोण है, इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ कह सकते हैं क्या कि जो एंगल ए है वो एंगल किसके इक्वल होगा? वो एंगल सी के इक्वल होगा। यानी कि जब त्रिभुज में भुजाएं जो बराबर होती है, उसके सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन उस पे चलते हैं, प्रॉपर्टी पर। यहाँ क्या बताया जा रहा है,
अब यहाँ उसका अपोजिट है, यहाँ कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अभी इसके पहले वाले में हम कह रहे थे क्या कि जब भुजाएं बराबर होती तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर कोण बराबर है। तो बात तो वही है, जब कोण बराबर होंगे तो फिर यहाँ पर क्या बराबर हो जाएंगी, भुजाएं। यानी हमें दिया क्या है, यहाँ पर हमें बच्चे दिया है कि यहाँ पर कोण जो बी है वो बराबर है कोण किसके, सी के। तब यहाँ पर क्या होगा, तो जो ये भुजा इस कोण के सामने जो भुजा AC आपकी दी गई है ये किसके बराबर होगी, भुजा AB के बराबर होगी। उसका विलोम है पहली वाली भी प्रॉपर्टी का। याद रखेंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यदि सम्मुख कोण मतलब कोण बराबर है त्रिभुज में तो उनकी भुजाएं क्या रही होंगी, बराबर रही होंगी। आइए अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक ट्रायंगल है और इसमें आप देखिए ये 45 डिग्री है, ये कितना है 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना 45 डिग्री। इसका मतलब बच्चे यहाँ पर कोण बराबर है, जब कोण बराबर होंगे तो यहाँ पर ये भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी इसके सामने ये वाली भुजा कौन सी, ये QR बराबर होगी, किसके बराबर होगी, और इसके सामने वाली भुजा PQ के बराबर होगी। तो जब कोण बराबर होते हैं तो यहाँ पे दिया गया कि एंगल जो P है वो इक्वल है एंगल किसके, R के। तो जब कोण बराबर होंगे तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये आपकी त्रिभुज की प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अगले इसमें क्या बताया जा रहा है, इस प्रॉपर्टी में देखिए कह रहा कि बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा, जो बड़ी भुजा है बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत के कोण से बड़ा होता है। आप यहाँ पर समझें कि ये सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा यदि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं क्या, BC है, और BC है, और इसका मतलब ये है कि यदि सबसे बड़ी भुजा तो इसका इसके सामने का कोण भी क्या रहा होगा, सबसे बड़ा रहा होगा। इस त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसके सम्मुख कोण भी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ये भुजा यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी, ये वाली, तो इसके सामने ये वाला, यानी इन तीनों कोणों से ये कोण क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यदि ये छोटी भुजा है तो इसके सामने का कोण क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा। तो यानी कि ये भुजा बड़ी है, कौन सी भुजा, ये जो BC है ये किससे बड़ी है, AC से बड़ी है, तो ये AC से भुजा बड़ी है आपकी। इस प्रकार से ये जो कोण A रहा होगा ये बड़ा रहा होगा, किससे रहा होगा कोण, और ये B से बड़ा रहा होगा। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि जो भुजा सबसे बड़ी होती है, ये भुजा सबसे बड़ी है, इसके सम्मुख ये वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा। ये भुजा छोटी है तो इसके सम्मुख वाला कोण क्या रहा होगा, इससे छोटा रहा होगा। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि बड़ी भुजा के विपरीत का कोण, ये बड़ी भुजा इसके जो विपरीत ये कोण है ना, हमेशा छोटी भुजा के जो विपरीत का कोण उससे क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है भैया, बड़ा होता है। तो आप समझ पा रहे हैं एक लाइन की बात है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती उसके सम्मुख कोण भी उसका बड़ा होता है, और जो भुजा छोटी होती उसके सम्मुख का कोण क्या होता है, छोटा होता है। आइए अगली प्रॉपर्टी में इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें दिया गया है कि बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत की भुजा से बड़ी होती है। उसी का अपोजिट दिया गया, यहाँ पर उल्टा बताया गया जो अभी चल रहा था कि बड़े कोण के विपरीत की भुजा, ये वाला कोण बड़ा है तो इसके सामने भुजा भी क्या रही होगी, बड़ी रही होगी, और यदि कोण ये वाला छोटा दिया गया है तो इसके सामने की भुजा क्या रही होगी, छोटी रही होगी। तो उसी का जस्ट विलोम है। अभी उसमें हमने क्या सीखा था कि यदि भुजा बड़ी है तो कोण बड़ा होगा, यहाँ पर कोण बड़ा है तो यहाँ क्या बड़ी होगी, भुजा बड़ी होगी। तो यहाँ पर कंपैरिजन इससे क्या लाया जा रहा है, दूसरी वाली साइड से, इसमें क्या बता दिया है कि बड़े कोण के विपरीत की भुजा, तो ये बड़ा कोण हो गया और इसके विपरीत की भुजा ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। फिर कह रहा हमेशा छोटे कोण के विपरीत की भुजा, तो ये वाला कोण यदि छोटा है तो इसके सामने भुजा भी क्या रही होगी, इससे छोटी रही होगी। यानी कि जो ये AB है, जो AB है ये छोटा रहा होगा, AB क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, किससे रहा होगा, BC से रहा होगा। और जो ये कोण यहाँ पर ये वाला है, ये वाला कोण, ये कोण C है, ये भी छोटा रहा होगा, किससे रहा होगा, ये कोण A से रहा होगा। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इतना याद रखेंगे कि जब भुजा बड़ी है तो उसके सम्मुख कोण बड़ा होगा, और यदि कोण बड़ा है तो उसके सम्मुख भुजा बड़ी होगी। चलिए यहाँ पर
हाँ, ये कह रहा है कि इसमें इसको अरेंज कर दीजिए। चलो ये वाला देखो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये एक क्वेश्चन बना दिया गया। तो सबसे पहले क्या पता चलता है कि यदि यहाँ पर 2x दिया गया है और यहाँ पर 9x है और यहाँ पे 4x है, कोई भी वैल्यू x की रखी जाएगी तो ये मान तो सबसे बड़ा जाएगा। क्या मान जाएगा? सबसे बड़ा। इसका मतलब ये भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी भुजा अपने पास कितनी हो जाएगी? यहाँ पे PQ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? PQ हो जाएगी। उसके बाद देखा जाए तो फिर यहाँ पर ये वाला कोण बढ़ा जाएगा आपका, तो इसके सामने ये वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू कुछ रखोगे तो 2x से ज्यादा तो 4x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर उसके बाद ये वाली बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा अपने पास कौन सी हो जाएगी? QP हो जाएगी या PQ हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। PR हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में अपने पास ये वाला, तो यहाँ पे QR मिलेगा। क्या मिलेगा? QR मिलेगा। तो यहाँ पे PQ, RP या PR और QR, ये B वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है, इसमें कह रहा है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है, ये बच्चे त्रिभुज है कौन सा? A, B और C, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज की किसी भुजा को हम बाहर की तरफ बढ़ा दिए, इस प्रकार से बढ़ा दिए कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना वाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो जो ये बाहर आपका वाह्य कोण बन रहा है बहिष्कोण, तो इन दोनों कोणों के क्या होगा? ये बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, जो एंगल A है और एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो B होगा, ये बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल यहाँ पर C के बराबर होगा। यानी कोई भी त्रिभुज बना होता है और उसकी एक भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं, ये वाला जो बहिष्कोण बनता है बाहर वाला, इन दोनों भुजाओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कोण A और कोण B के मान को जोड़ा जाएगा, वो किसके बराबर होगा? कोण यहाँ पर C वाले इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं। तो आंतरिक दो कोणों के योग का मान बाहर वाले बहिष्कोण के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी में क्या दिया गया? हाँ, ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी। इसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक आधार के कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच बना कोण शीर्ष कोण का आधा होता। अब यहाँ फिगर से समझिए, एक त्रिभुज हमने बना लिया A, B और यहाँ पर C, ये वाला। अब यहाँ पे क्या कह रहा कि किसी त्रिभुज के एक आधार कोण, कौन सा कोण? आधार कोण। तो ये हमने आधार मान लिया, ये क्या मान लिया? ये हमने आधार मान लिया। देखिए ये हमने क्या मान लिया? आधार मान लिया। फिर आधार का आंतरिक विभाजन, तो यानी जो ये वाला कोण, इससे दो बराबर भागों में हमने बांट दिया, क्योंकि इसने कहा कि आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक, तो ये अंदर वाला इसका दो भागों में हमने कर दिया, समद्विभाजक कर दिया। फिर कह रहा वाह्य कोण, तो वाह्य कोण ये हो जाएगा, इसके दो बराबर भागों में इसे बांट दीजिए। तो एक यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो ये वाला कोण दो भागों में यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से आप ये वाला सीध यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो ये वाला कोण बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जो ये कोण बनेगा, ये इसके अर्धक से और इसके अर्धक से जाकर के जो ये कोण बन रहा है, ये शीर्ष कोण का क्या होता है? आधा होता है। यदि ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री है बच्चे, तो ये वाला फिर कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 45। तो ये बात समझ रहे हैं कि कोई भी एक त्रिभुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज को दो यहाँ पर समद्विभाजक कर दिया जा रहा है, दो भागों में एंगल को बांटा जा रहा है, और यहाँ वाय जो कोण बन रहा है इसको भी हम आधा करेंगे। तो जब आधा करेंगे तो इनसे जो बनेगा कोण यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। जिसका शीर्ष कोण का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सीधी सी बात है, यदि ये वाला कोण यहाँ पर 100 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना चला जाएगा आपका? 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है। चलिए ये उसी टाइप का है और इसमें से हम एंगल फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर ये वाला कोण टोटल कितना दे दिया है? 72 डिग्री, और ये वाला कोण कितना दे दिया है? 44 डिग्री। तो जब 44 डिग्री दे दिया तो ये वाला कोण तो निकाल सकते हैं त्रिभुज के योग नियम से। ये 72 है, ये कितना है? 44 दिया गया है, तो टोटल तो 180 होता है। कि एंगल A और प्लस एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा? B
और प्लस एंगल यहाँ पे जो C होगा वो किसके बराबर होगा, 180 कोण के बराबर होगा। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये कोण तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो कोण A तो यहाँ पर है नहीं, और प्लस यहाँ पे कोण जो B दिया गया, क्या दिया गया है, B वाला। तो B कितना दिया गया, 72 दे दिया गया। ये 72 डिग्री दिया गया कोण, ये कितना दे दिया गया, 72 डिग्री। और प्लस ये वाला कोण कितना दे दिया गया, यहाँ पर C वाला कितना दे दिया गया, 44 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 180। तो एंगल ए तो वैसे ही रहेगा, और 180 से ये दोनों जाएगा, घट जाएगा 72 डिग्री और माइनस का 44 डिग्री। तो इस प्रकार से एंगल ए हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ पर 64 डिग्री निकलेगा। कितना निकल जाएगा, 64 डिग्री। तो जो ये वाला एंगल ए है ये कितना निकल आया, 64 डिग्री। तो इसी का आधा ये निकल आएगा, कितना डिग्री निकल आएगा, 32 डिग्री। तो देखो इस कोण से ये वाला कोण निकला, और इसी का आधा होता है तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी का ये एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है। चलो अब इस प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। इसमें क्या बताया गया, कह रहा है कि त्रिभुज ABC, ये क्या दिया गया है, त्रिभुज A B और C में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। ये देख पा रहे त्रिभुज A BC में भुजा जो BC है इसे कहां तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया। और कोण A का समद्विभाजक, कोण A का क्या बना दिया गया, समद्विभाजक भुजा BC, भुजा कहां पर, BC से बिंदु E पर मिलता है। तो समद्विभाजक यहाँ कोण ये हो गया, तो ये बराबर भागों में बांट दिया गया। यहाँ भुजा कहाँ मिल रहा है, ये E पर मिल रहा है। तो कोण ABC, जो कोण A और ये वाला कोण B और यहाँ पर C, यानी ये वाला कोण, और दूसरा क्या कह रहा है, प्लस कोण ACD, A और C और D, ये वाला कोण वो दो गुना हो जाते हैं किसके, इस वाले कोण के। यानी कि जो भैया ये वाला कोण कौन सा, कोण AB और C, AB और C प्लस कोण आपका ACD, AC और D, ये दो गुना हो जाते हैं कोण किसके, यहाँ पर AE और C के, AE और C के, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझिए कि ये वाला कोण अपने पास यहाँ पर दिया गया कितना, यदि हम यहाँ पे ले लें कितना, 50 डिग्री, या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस कोण को मान लो हमने 40 मान लिया, और इसको हमने कितना मान लिया, 60 मान लिया। तो इन दोनों के योग का तो 40 और यहाँ 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो इसका ये यहाँ पे दोगुना हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से डबल इसका हो जाएगा। ये चीज यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इन दोनों के योग का दोगुना होता है ये वाला कोण। यहाँ पर आप अभी एग्जाम्पल में भी देख पाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो दोगुना हो जाएगा, इसके इस वाले कोण के दोगुना हो जाता है। चलो ये वाला कोण उसी पर आधारित है यहाँ पर, और ये दिया गया क्या, यदि ये वाला 30 है और ये वाला कितना दिया गया है, 60 है, तो ये वाला, तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि ये हम लिख पाएंगे क्या कि एंगल जो ये Q होगा और एंगल जो यहाँ पर ये अल्फा होगा, जो ये कोण दिया गया ये R वाला, ये जो R वाला कोण दिया गया ये 2 टाइम होना चाहिए कोण किसके, यहाँ पे T वाले के। तो ये T के डबल होगा, तो Q की वैल्यू अपने पास तो 30 दे रखी है, प्लस R की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, यहाँ पर इसकी R, एंगल R तो निकालना है, और इक्वल में 2 टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर इस वाले कोण को। तो यहाँ पर देखो T कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, हो जाएगा 30 और प्लस ये एंगल R यहाँ पे, और प्लस में ये हो जाएगा 120। तो ये एंगल R, तो ये 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचने वाला है, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। ये वाला कोण कितना निकला है यहाँ पर, 90 डिग्री निकला। तो आप देख पा रहे हैं 90 ऐड करेंगे और यहाँ पे 30 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इसके डबल के बराबर। तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जो ये वाला कोण है और ये जो बहिष्ठ कोण है, इन दोनों का जो योग होगा इसके समद्विभाजक जो लाइन आएगी, जो यहाँ एंगल बनेगा इसके दोगुना के बराबर होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और हम लोग अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जबरदस्त प्रॉपर्टी है, अब इसे ठीक प्रकार से समझेंगे। क्या दिया गया, शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब। ये त्रिभुज है A B और यहाँ पर C, ये एक ट्रायंगल है और ये इसका शीर्ष है। यहाँ से हम लंब डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, लंब डालेंगे। इस प्रकार से जो लंब डालेंगे, फिर कह रहा है
फिर जो ये कोण है ये वाला, ये जो कोण ए है, इस कोण का अर्धक करेंगे। तो कोण का अर्धक करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। कोण ई पर, यहाँ पर बिंदु ई पर हम डालेंगे तो ये वाला अब कोण, जो ये वाला कोण यहाँ पर ये दिया गया अर्धक हो गया। क्या हो गया? अर्धक हो गया। तो ये वाला टोटल कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आधा कर दिया, यानी आधा कोण इधर का हो गया, आधा कोण। तो सबसे पहले यहाँ शीर्ष से लंब डाला गया है, फिर इस कोण का यहाँ पे क्या खींच लिया गया? समद्विभाजक, अर्थात आधे आधे भाग में से बांट दे रहा होगा। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हमें कोण ये वाला निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला कोण। ये कोण कितना होगा? वही कह रहा है तो शीर्ष कोणों के अंतर का आधा होता है। जो यहाँ क्या करोगे, इस कोण को निकालना होगा। आप समझिए कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या खींचा गया? लंब डाला गया, और उसके बाद में क्या खींचा गया? कोण का समद्विभाजक कर दिया गया, अर्धक कर दिया गया। तो यहाँ पर अभी जो इसके बीच का कोण है ये कैसे निकाल पाओगे? तो जो ये कोण है और इस कोण के अंतर का आधा, यानी कि जो ये कोण बी दिया गया है और यहाँ पर माइनस क्या करोगे? कोण ये जो सी हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वाले कोण को निकाल पाओगे। किसको? एंगल डी ए और ई। तो एंगल डी ए और ई किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण और इस कोण के अंतर का आधा। कोण कौन सा हो जाएगा? डी ए और ई। आइए इस पर एक एग्जांपल करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि डी ए ई कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी के आधे के बराबर होता है। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है। चलिए यहाँ पर एक ये एग्जांपल है, इसमें दिया गया ये वाला कोण कितना दिया गया? 58। कितना दिया गया? 58। नीचे यहाँ पर सोल्यूशन भी इसका है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ये कोण त्रिभुज था, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये त्रिभुज हो गया। ये इसका क्या खींचा गया? यहाँ पर ये देखो समकोण खींचा गया, और ये कोण ए का क्या खींच दिया गया? यहाँ पे समद्विभाजित कर दिया गया। तो अब हमें ये वाला एंगल निकालना, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये कोण दिया गया बी वाला, ये कितना दिया गया? 58 दिया गया। इससे घटाएंगे, क्या घटाएंगे? यहाँ पर 34 घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 34 दिया गया, और भाग 2 से लगा देंगे, तब एंगल हमें मिलेगा कौन सा? डी ए और ई। तो एंगल डी ए और ई मिलेगा। तो इस प्रकार से घटाएंगे तो अपने पास यहाँ पे कितना बचने वाला है? तो 8 से 4 गया तो 4, 5 से यहाँ 3 गया, हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 24, 2 से भाग लगाएंगे तो भैया 12 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला कोण कितना आ गया? 12 डिग्री आ गया। तो अब याद रखेंगे आप कि जो लंब वो खींचा जा रहा है और यहाँ पर जो समद्विभाजक खींचा जाएगा, उसके बीच का जो कोण होगा, इन दोनों कोणों के अंतर का क्या हो जाएगा भैया? आधा हो जाएगा। तो ये अपनी प्रॉपर्टी थी। और आइए अगली प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है। इसमें ये कह रहा है, देखो कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए कि कोई दो भुजाओं को यदि आप जोड़ रहे हैं, क्या करेंगे? कोई दो भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा से जो है उनका मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर ए को जोड़ लें, किसको जोड़ लें? ये वाली भुजा ए जोड़ लें, और यहाँ पर क्या जोड़ लें? बी जोड़ लें। आप देख पा रहे हैं ए जोड़ रहे हैं और प्लस में क्या जोड़ रहे हैं? यहाँ पर बी जोड़ रहे हैं। ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? सी से बड़ा होगा। यानी कोई दो भुजा आप जोड़िए, हमेशा वो जो दोनों का योग होगा वो तीसरी भुजा से क्या जाएगा? बढ़ा जाएगा। चाहे आप यहाँ पे बी सी को जोड़ लीजिए, किसको जोड़ेंगे? बी और प्लस सी, तो ये किससे बड़ा होगा? ए से बड़ा होगा। तो यहाँ पे बी और सी दोनों को जोड़ेंगे तो इससे जाकर क्या जाएगा? बढ़ा जाएगा। या आप क्या करेंगे? सी और प्लस में ए कर लेंगे तो ये किससे बड़ा हो जाएगा? बी से बड़ा हो जाएगा। सी और जोड़ेंगे ए तो बी। तो साफ साफ बात यहाँ पर क्या बताई गई कि किन्हीं दो भुजाओं को आप जोड़ते हैं, यदि त्रिभुज है, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से इन दोनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? हमेशा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है? ये भी अच्छी प्रॉपर्टी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा, किसी त्रिभुज की यहाँ पर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर है, अभी वहां किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हुआ करता था, और यहाँ क्या? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, यहाँ पर अंतर किया जा रहा है, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो कोई दो भुजा आपस में आप क्या करेंगे? उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? वो अगली भुजा से छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए से आप बी घटा दें,
ए से किसको घटा देते हैं, बी से घटा देते हैं, तो ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा, सी से छोटा होगा। कोई दो भुजाओं का आप अंतर ले लीजिए, यहाँ पर देखिए बी और माइनस सी करा दिया गया, तो बी से सी घटाएंगे तो किससे छोटा होगा, ए से छोटा होगा, इनका जो अंतर होगा। और अगला यदि आप क्या करेंगे, सी से घटा देंगे किसको, ए को घटाएंगे, तो ये किससे छोटा हो जाएगा, ये मॉडुलस लगा दिया गया ताकि यहाँ पे माइनस में वैल्यू ओ ना आए कोण, तो यहाँ बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो यदि ए और सी का आप अंतर करेंगे तो किससे छोटा होगा, बी से। तो दो प्रॉपर्टी ये लास्ट ये भी समझ में आ रही होंगी कि दो भुजाओं का यदि योग करते हैं तो तीसरी भुजा से वो हमेशा बड़ा होगा, यदि उनका अंतर कोई दो भुजाओं का करते हैं तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी इसमें क्या कह रहा है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए यहाँ पर, इन चीजों को देखिए। इसमें ये कह रहा है कि जब एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी होती है तो वे त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। आप समझिए, कह रहा जब एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी होती है तो कोई एक त्रिभुज इस प्रकार से ले लेंगे आप, त्रिभुज ए बी और सी। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए, जब एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी होती है तो यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, ये 5 कर दिया और 4 कर दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो 5 और 4 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये बड़ी भुजा कितनी हो जा रही है, 10, यानी दोनों भुजाओं के योग से भी बड़ी जा रही है, क्या जा रही है, बड़ी। तो इस कंडीशन में कोई त्रिभुज नहीं बनता है। तो अब याद रखेंगे, अभी प्रॉपर्टी में पीछे तो बताया गया कि दो भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो हमेशा वो क्या होगा कि तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, तो यहाँ बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो समझिए, जब एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से बड़ी होती है तो वे त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। फिर अगला, जब एक भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के योग की क्या होती है, बराबर हो, तो ये त्रिभुज नहीं बनता, बल्कि ये क्या बन जाती है, सीधी रेखा बन जाती है। किस प्रकार से सीधी रेखा बन जाएगी, ये देखिए, इस प्रकार से एक सीधी रेखा बन जाएगी, क्या कि जब यहाँ ए से लेकर के और बी से बी तक ये 18 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ बी से लेकर के सी तक कितना दिया गया है, 22 दिया गया है, तो टोटल इनका करेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएंगे, एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सीधी, यहाँ पे कोलिनियर हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। तो जब किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर त्रिभुज नहीं बन रहा होगा। और यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे x सेंटीमीटर, तो x का मान बता दीजिए। और न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो न्यूनतम यदि ये 5 दिया गया, ये 9 दिया गया, तो इन दोनों का योग हमेशा 9 से छोटा ही होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर कितना रख सकते हैं, 5, और यहाँ पर कितना रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आप न्यूनतम कर रहे हैं कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं यानी 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, तो x का न्यूनतम पूर्णांक, तो जो यहाँ पर x दिया गया तो इसका आप क्या पूर्णांक ले सकते हैं, न्यूनतम। तो यहाँ पर देखिए कि वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 4, यानी कि आप यहाँ पर ठीक है 9, 5, 14 हो जाएगा, तो इसके बीच की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5, 5, 10, तो यानी इससे बड़ा ही होना चाहिए। तो न्यूनतम का मतलब है यदि यहाँ ये 5 है तो x की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 5 रख लें तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इससे तो बड़ा हो जाएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो एकदम सटीक बैठ जाएगी कि किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है, न्यूनतम की, न्यूनतम की कह रहा है। तो 5 यहाँ से हो जाएगा, 5 यहाँ से, तो 5, 5, 10 हो जाएगा और 9 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आज ये यहाँ लास्ट है और अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे लेकर के क्या, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालने की जो प्रॉपर्टी है, जो भी है, उन सब पर हम बात करेंगे। और आकांक्षा क्लासेस पर आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे और हमारा लेक्चर पहला भी उस पर पड़ा हुआ है। आप कंटिन्यू जितने भी फार्मूले सीरीज है आप लगातार आपको आकांक्षा क्लासेस पे ये लेक्चर मिलते रहेंगे। और अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।